मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का इस 13वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं और ये वीडियो लेक्चर एक नए टॉपिक पर एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पर आधारित है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई कौन कौन से होते हैं और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत क्या होता है और जो न्यूक्लियस स्पिन करता है उसकी एनर्जी के लिए आवश्यक समीकरण को हम कैसे डिराइव करेंगे। तो आइए इस लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज फेलिक्स ब्लॉक और एडवर्ड पर्सल ने 1946 में की थी और 1952 में उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रेडिएशंस हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स होते हैं और ये मैटर है। अब आपको मालूम है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का अर्थ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच का इंटरेक्शन। तो यहाँ पे सबसे कम एनर्जी वाले रेडिएशन लिए जाते हैं रेडियो वेव्स, ये मैटर हो गया, और एक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स और मैटर के बीच का इंटरेक्शन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है, जिसका दूसरा नाम प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होता है। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स की कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ये डिपेंड करता है न्यूक्लियस के नेचर पे। और यहाँ पे ये भी ध्यान देंगे आप कि सारे न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव नहीं होते, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं। तो जो न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होंगे उनके लिए क्या रूल्स हैं, क्या नियम है, ये हम देखते हैं। आपको मालूम है कि ये स्पिनिंग न्यूक्लियस है। इसको हमने पूरे लेक्चर में लाल रंग के स्फेयर से या सर्किल से दर्शाया है। और चूंकि ये स्पिन कर रहा है और इसलिए इसका एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा जो निर्भर करता है इसके स्पिन क्वांटम नंबर कैपिटल आई पर। और आई का मान निर्भर करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के ऊपर, जिनसे मिलकर न्यूक्लियस को बनाया जाता है, जिनसे मिलकर न्यूक्लियस बनता है। यहाँ ये भी ध्यान देंगे आप कि जो स्पिन मोशन है न्यूक्लियस का वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब देखें कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनसे आपको पता लगेगा कि न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव है कि नहीं है। तो उसके लिए 3 नियम हैं जो एम्पिरिकल रूल्स कहलाते हैं, ऑब्जर्वेशन के आधार पे जो बनाए गए हैं। तो सबसे पहला नियम ये है कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग मतलब मास नंबर और एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन की संख्या दोनों सम होते हैं, ये भी सम है और ये भी सम है, इवन है, 2 4 6 8 10 ये सम संख्या कहलाती है या इवन नंबर कहलाता है, तो आई का मान हमेशा शून्य होगा। जैसे हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसमें 2 प्रोटॉन है, मास नंबर 4। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, ये 16 है। कार्बन में 6 प्रोटॉन है और मास नंबर 12। तो सारे के सारे न्यूक्लियाई के लिए आई का मान शून्य होगा और ये एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई रहेंगे। परंतु दूसरा नियम ये कहता है कि अगर n प्लस पी का मान मास नंबर अगर ऑड है, विषम है, 1 3 5 7 9 इत्यादि है, तो आई का मान हाफ इंटीग्रल होगा। जैसे हाइड्रोजन एटम में केवल एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, तो इसके लिए आई का मान हाफ होगा। नाइट्रोजन 15 में भी हाफ होगा, ऑक्सीजन 17 में 5/2, क्लोरीन 35 में 3/2 इत्यादि। तो ये जो आई के मान हैं ये हाफ इंटीग्रल में हैं और ये जो न्यूक्लियाई हैं ये एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई कहलाते हैं। तीसरा नियम ये बताता है कि अगर एन और पी दोनों ऑड हैं तो एन प्लस पी का मान इवन होगा। जैसे ड्यूटीरियम, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर 2 हो गया, तो इसके लिए आई का मान पूर्णांक होगा, हमेशा एक पूर्णांक संख्या होगी। 7 नाइट्रोजन 14, 7 प्रोटॉन है 7 न्यूट्रॉन है, मास नंबर 14 है, तो आई का मान 1 होगा। बोरॉन में 3 होगा। इस प्रकार आई का मान निर्धारित किया जाता है। अब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सबसे सिंपलेस्ट सबसे सरल न्यूक्लियस होता है वो है हाइड्रोजन का एटम का न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसमें केवल एक प्रोटॉन है, इसलिए इसको प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे, जो स्पिनिंग न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी कितनी होगी
उसका मान निकालने के लिए हम आवश्यक समीकरण को डिराइव करेंगे और देखेंगे कि एनएमआर में रेजोनेंस कैसे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए ये स्पिनिंग न्यूक्लियस है, क्योंकि स्पिन कर रहा है तो उसका एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ऊपर की तरफ और एक मैग्नेटिक मूवमेंट है। ये मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू एन और पी एन दोनों एक ही दिशा में है। जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का वीडियो देखा होगा तो उनको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन के केस में अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे होता है, विपरीत होते हैं दोनों। परंतु न्यूक्लियस में दोनों एक ही दिशा में होते हैं और इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मान होता है h/2π√I/I+1। आपको मालूम है I है स्पिन क्वांटम नंबर और हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के लिए इसका मान हाफ होता है। अब चूंकि प्रोटॉन आवेशित कण है और ये प्रोटॉन या हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है, तो हम इसको मान सकते हैं कि जैसे कोई करंट या विद्युत धारा किसी सर्कुलर कंडक्टर में बह रही है, और इसीलिए इसको रोटेटिंग शेल मॉडल कहा जाता है। और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर होगा Qn इंटू पी एन अपॉन 2mnc। Qn क्या है? प्रोटॉन के ऊपर उपस्थित आवेश है। Pn क्या है? न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन क्वांटम नंबर नहीं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। और mn क्या है? न्यूक्लियस का मास। और c है लाइट की वेलोसिटी। अब इस इक्वेशन को हम जब प्रोटॉन के केस में या एनएमआर के केस में लागू करते हैं तो इसको एक फैक्टर Gn से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस Gn को कहा जाता है लैंडेस स्प्लिटिंग फैक्टर और इसका मान होता है 5.58 पाई। तो इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई करिए Gn से, तो ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गया अब आपको। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ Pn का मान मतलब न्यूक्लियस का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसको इक्वेशन नंबर 1 से आप यहाँ रख देंगे तो आपको ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे जो ब्रैकेट में क्वांटिटीज़ हैं ये सारे के सारे स्थिरांक हैं, तो इनको एक नए कांस्टेंट बीटा एन से रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन नंबर आपको 5 मिलेगा। तो म्यू एन बराबर जी एन बीटा एन √I/I+1। जी एन आपको हम बता चुके हैं। बीटा एन को कहते हैं न्यूक्लियस का बोर मैग्नेटॉन या न्यूक्लियर बोर मैग्नेटॉन और इसका मान होता है 5.05 इंटू 10⁻⁻27 जूल्स पर टेस्ला। यहाँ टेस्ला को मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की इकाई कहा जाता है। अब ये इक्वेशन 5 आगे अब जो अभी आया था उसको यहाँ पुनः लिखा है म्यू एन इक्वल्स टू जी एन बीटा एन √I/I+1। अभी तक अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में इसको नहीं रखा था। अब अपन क्या करेंगे, जो स्पिनिंग न्यूक्लियस है इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है H, उसकी स्ट्रेंथ है और ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम या मैग्नेटिक मूवमेंट और H के बीच का कोण है थीटा, यहाँ भी कोण थीटा है। इस Pn का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो होगा Pn cos थीटा। इसी प्रकार ये जो म्यू एन है इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ होगा वो होगा म्यू एन cos थीटा। तो इस स्पिनिंग न्यूक्लियस को हमने अब मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड में और इसके मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा जिसके कारण इस न्यूक्लियस की एनर्जी बराबर हो जाएगा H इंटू म्यू एन कॉस थीटा। H मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है और म्यू एन कॉस थीटा क्या है? इस स्पिनिंग न्यूक्लियस का वर्टिकल मैग्नेटिक कंपोनेंट म्यू एन कॉस थीटा। तो इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एनर्जी E मिल जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब आप देखिए कि क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि थीटा के, वैसे तो थीटा के थ्योरेटिकली अनंत मान हो सकते हैं, इनफाइनाइट, परंतु अगर थीटा के इनफाइनाइट मान होंगे तो एनर्जी भी इनफाइनाइट हो जाएगी न्यूक्लियस की। परंतु चूंकि न्यूक्लियस की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है इसलिए यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स का एक रिस्ट्रिक्शन अपन लगाते हैं और उसके अनुसार थीटा के वही मान केवल संभव होंगे जिनके लिए Pn का वर्टिकल कंपोनेंट मतलब Pn cos थीटा h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो Pn cos थीटा
बराबर एम आई इंटू एच अपॉन 2 पाई होना चाहिए, तभी थीटा का मान, वही थीटा का मान केवल संभव होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और यहाँ पर एम आई को न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर कहा जाता है और इसका मान प्लस माइनस हाफ होता है। अब देखिए इक्वेशन 1 में पी एन बराबर एच अपॉन 2 पाई अंडर रूट आई इंटू आई प्लस 1 था। इस मान को पी एन के आप यहाँ पे रख दीजिए तो आपको ये इक्वेशन प्राप्त होगा। एच अपॉन 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो एम आई बराबर आ जाएगा अंडर रूट आई इंटू आई प्लस 1 कॉस थीटा, जिसको अपन कहेंगे इक्वेशन नंबर 8। अब म्यू एन बराबर आपको मालूम है जी एन बीटा एन अंडर रूट आई इंटू आई प्लस 1 होता है। इक्वेशन नंबर 5 में हम ये देख चुके हैं। अब क्या करिए, इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा म्यू एन कॉस थीटा, और यहाँ भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हो जाएगा जी एन बीटा एन अंडर रूट आई इंटू आई प्लस 1 कॉस थीटा। परंतु आपको मालूम है इक्वेशन नंबर 8 में अभी देखा आपने कि अंडर रूट आई इंटू आई प्लस 1 इंटू कॉस थीटा को अपन एम आई कहते हैं। ये एम आई के बराबर था इक्वेशन नंबर 8 से। तो अब ये इक्वेशन नंबर 9 हो जाएगा म्यू एन कॉस थीटा इक्वल्स टू जी एन बीटा एन, और इसकी जगह अपन ने एम आई लिखा। ये हो गया इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर 9 को पुनः यहाँ पे लिखा है हमने, म्यू एन कॉस थीटा बराबर जी एन बीटा एन इंटू एम आई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 9। अब एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर होता है एच इंटू म्यू एन कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 6 आपने देखा। तो अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 9 के मान को अपन रख देंगे इस इक्वेशन में, E बराबर एच म्यू एन कॉस थीटा। तो म्यू एन कॉस थीटा की जगह आप रख दीजिए जी एन बीटा एन इंटू एम आई। तो एनर्जी बराबर हो जाएगा, एनर्जी बराबर मतलब जो न्यूक्लियस है उसकी स्पिनिंग न्यूक्लियस की एनर्जी, ये बराबर हो गया एच इंटू जी एन इंटू बीटा एन इंटू एम आई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 10। तो ये जो इक्वेशन नंबर 10 है ये आपको स्पिनिंग न्यूक्लियस की एनर्जी बताता है। अब चूंकि एम आई के दो मान संभव हैं, प्लस हाफ भी और माइनस हाफ, इसका अर्थ ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में दो एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के मिलेंगे और दोनों एनर्जी लेवल कैसे होंगे, डीजनरेट होंगे। तो एम आई बराबर अगर आप प्लस हाफ लिखते हो तो ई प्लस बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एच जी एन बीटा एन, और एम आई बराबर अगर माइनस हाफ अपन लिखते हैं, यहाँ माइनस हाफ लिखते हैं तो ई माइनस इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस हाफ जी एन बीटा एन। ये तो ये दो एनर्जी लेवल्स होते हैं, और जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगी होती तब तक ये डीजनरेट होते हैं, मतलब एक सी ऊर्जा स्तर के होते हैं। परंतु जब मैग्नेटिक फील्ड हम लगाते हैं तो ये दोनों एनर्जी लेवल ई प्लस और ई माइनस में पृथक हो जाते हैं। ये ई प्लस है हायर एनर्जी लेवल और ये ई माइनस। तो ई प्लस आपको कब मिलता है, जब आप एम आई बराबर प्लस हाफ लिखते हैं और इक्वेशन नंबर 10 में रखते हैं। ई माइनस कब मिलता है आपको, जब आप एम आई इक्वल्स टू माइनस हाफ लिखते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 10 में यहाँ पे रखते हैं तो ये मिलता है। तो इस प्रकार ये ई प्लस हायर एनर्जी लेवल और ये लोअर एनर्जी लेवल, तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगती ये दोनों एनर्जी लेवल डीजनरेट होते हैं, परंतु मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद ये दोनों एनर्जी लेवल सेपरेट हो जाते हैं और ये लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो स्पिन कर रहा है, और अगर इस न्यूक्लियस को हम चाहते हैं कि ये हायर एनर्जी लेवल में चला जाए तो हमको इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी हम कहाँ से लाते हैं, वो एनर्जी हम लाते हैं रेडियो वेव से या रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव से। तो अब आपने देखा कि डेल्टा की यहाँ पे ये ई प्लस एनर्जी लेवल है और ये ई माइनस। तो पहले हम अब ये देखें कि इन दोनों के बीच का ऊर्जा का अंतर कितना है। तो आप इक्वेशन 11 से 12 को घटा देंगे, मतलब ई प्लस माइनस ई माइनस कर देंगे, इससे इसको घटा देंगे तो डेल्टा ई बराबर आ जाएगा एच जी एन इंटू बीटा एन। तो इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा का अंतर है वो है डेल्टा ई, मतलब इक्वेशन नंबर 13। अब इतनी एनर्जी अगर इस
स्पिनिंग न्यूक्लियस को हम बाहर से दे दें रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव से, तो ये न्यूक्लियर ट्रांजिशन हो जाएगा और न्यूक्लियस ई माइनस से ई प्लस में चला जाएगा। तो अब देखेंगे कि ये कंडीशन कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये कंडीशन प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं तो उनको हम, या रेडियो वेव्स हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी न्यू आर है मान लीजिए, तो उनको हम बाहर से इंसिडेंट करते हैं। तो ये जो रेडियो वेव्स हैं इनकी एनर्जी इन दोनों की एनर्जी के अंतर के बराबर जब हो जाती है तो क्या होता है, ये वाला जो इक्वेशन है, ये जो कंडीशन है, ये सेटिस्फाई हो जाती है। मतलब डेल्टा ई इन दोनों के बीच के ऊर्जा का अंतर बराबर हो जाता है, जो कि एच जी एन बीटा एन है, किसके बराबर हो जाता है, एच न्यू आर के। एच न्यू आर क्या है, रेडियो वेव्स की एनर्जी है। तो ये रेडियो वेव्स की एनर्जी और इन दोनों के ऊर्जा का अंतर अगर बराबर हो गया तो रेजोनेंस हो जाता है। और रेजोनेंस होने का क्या मतलब होता है कि ये जो स्पिनिंग न्यूक्लियस है इसने रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन से या रेडियो वेव से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, ग्रहण कर ली, और वो ई माइनस से ई प्लस में चला गया। ई प्लस को अल्फा स्पिन भी कहा जाता है और इसको बीटा स्पिन भी कहा जाता है। और जैसे ही न्यूक्लियस लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाता है उसकी जो स्पिन है वो चेंज हो जाती है। तो ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को कहा जाता है रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन जैसे ही प्राप्त होती है, जो स्पिनिंग न्यूक्लियाई है लोअर एनर्जी लेवल में, वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो इस प्रकार रेजोनेंस उत्पन्न होता है और इसीलिए इसको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो संक्षेप में दो एनर्जी लेवल होते हैं, ई प्लस और ई माइनस। इनको अल्फा और बीटा स्पिन भी कहा जाता है, जैसा अभी हमने आपको बताया था। इन दोनों के बीच का अंतर होता है डेल्टा ई और इसका मान होता है एच जी एन बीटा एन। इस ऊर्जा का मान अगर रेडियो वेव्स जो हम बाहर से इंसिडेंट कर रहे हैं उनकी एनर्जी के बराबर जब हो जाता है तो रेजोनेंस कंडीशन प्राप्त होती है और जो न्यूक्लियस है वो लोअर एनर्जी लेवल से, मतलब ई माइनस से वो ई प्लस में चला जाता है। अब रेजोनेंस कंडीशन के समय जो फ्रिक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की उसको कहा जाता है लार्मर फ्रिक्वेंसी। इसको कहते हैं लार्मर फ्रिक्वेंसी। और ये लगभग 43 टू 170 मेगाहर्ट्ज इस रेंज में प्राप्त होती है, 43 से 170 मेगाहर्ट्ज में। और ये जो रेडियो वेव्स हैं इस फ्रिक्वेंसी की, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती हैं ह्यूमन टिश्यूज़ के लिए। तो ह्यूमन टिश्यूज़ को ये बिल्कुल भी नहीं नुकसान पहुंचाती हैं और इसीलिए जो ये टेक्निक है एनएमआर की, इसको मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जाता है। इस फ्रिक्वेंसी को प्रेसेशनल फ्रिक्वेंसी भी कहा जाता है। प्रेसेशनल फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है जिस फ्रिक्वेंसी से जो न्यूक्लियस स्पिन करता है तो उसको कहा जाता है प्रेसेशनल फ्रिक्वेंसी। तो इस प्रकार एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स जो होती हैं या रेडिएशंस होते हैं या रेडियो वेव्स होती हैं उनका उपयोग करते हैं अपन, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में उसका ट्रांजिशन करते हैं। तो जब दोनों एनर्जी लेवल के बीच का अंतर और रेडियो वेव्स की ऊर्जा के बराबर हो जाता है तो रेजोनेंस कंडीशन प्राप्त होती है और स्पिनिंग न्यूक्लियाई लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की। और अभी जैसा आपको बताया, इस न्यू आर को लार्मर फ्रिक्वेंसी भी कहा जाता है और प्रेसेशनल फ्रिक्वेंसी भी स्पिनिंग न्यूक्लियाई की या प्रोटॉन की कहा जाता है। तो इस प्रकार एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने आपको बताया कि कौन कौन से न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत क्या है, और जो स्पिनिंग न्यूक्लियाई है उसकी एनर्जी के लिए इक्वेशन को कैसे अपन डिराइव करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे एनएमआर इंस्ट्रूमेंट के डिटेल थोड़े से, केमिकल शिफ्ट क्या होती है, उसके स्केल्स क्या क्या होते हैं, और एनएमआर जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है या सिग्नल प्राप्त होते हैं या पीक्स प्राप्त होती हैं वो कैसे स्प्लिट हो जाती हैं, उनके कारण क्या है। तो जो अगले वीडियो आएंगे वो एनएमआर
स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही संबंधित रहेंगे, तो आप उनको बिल्कुल मिस मत करिएगा। और ये जो हिंदी में केमिस्ट्री एजुकेशन की जो चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।